श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1926 में श्रोडिंगर ने फॉरवर्ड की थी, जो वेव मैकेनिकल मॉडल है। बेसिकली वेव मैकेनिकल मॉडल जिसमें ये एक्सप्लेन किया था उसने कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और पार्टिकल लाइक नेचर भी वो रखता है। तो ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन थी वैसे, जो इसने एक्सप्लेन की थी इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, कुछ डेरिवेटिव्स लेके, इंटीग्रेशन लेके, और काफ़ी डिफरेंट इसकी फॉर्म्स है श्रोडिंगर वेव की। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी इक्वेशन को दे के आपसे कहा जा सकता है कि उसको आप प्रूव करके दिखाओ। तो सबसे पहले अगर उसने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन वेव लाइक नेचर रखता है, तो ये स्टैंडिंग वेव्स हैं। स्टैंडिंग वेव्स वो होती हैं जो एक ही पॉइंट से बिगिन होती हैं, उनका खास किस्म का एक हाइट होती है और बार बार उसी हाइट के ऊपर वो ग्रो अप करती जाती हैं, आगे फॉरवर्ड जाती हैं। उसने कहा था अगर ये वेव लाइक इक्वेशन है और ये स्टेशनरी वेव्स हैं, दैट मीन्स इसके ऊपर भी सारे लॉज वही एप्लीकेबल होंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पे हम अप्लाई करते हैं। जो सिंपल मोशन दूसरी होती हैं, जो आप टाइप्स ऑफ वेव देखते हो, टाइप्स ऑफ वेव में आपके पास स्टेशनरी वेव्स है, प्रोग्रेसिव वेव्स है, प्रोग्रेशन है, काफ़ी सारी वेव्स जो टाइप्स पे जो लगती हैं, वही रूल्स हम सारे इस वेव पे लगाएंगे। तो अगर श्रोडिंगर वेव को एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन विच एक्सप्लेन द वेव मोशन अलोंग एनी ऑफ थ्री एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अलोंग आपके पास जो वेव मोशन को एक्सप्लेन किया जाए, तो उसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसने एक पार्ट एज्यूम किया था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, और वो जो पाथवे फॉलो कर रहे हैं दे आर टिपिकल सर्कुलर पाथवे। अगर ये सर्कुलर पाथवे है, दैट मीन्स इसके अंदर आपके पास जो वेव मोशन होगी, ये वेलोसिटी होगी, इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आप इसे कर रहे हो इन ए सर्कुलर पाथवे। तो उस एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। एक पॉइंट हमने उस सर्कुलर पाथ में जो उसका फॉरवर्ड कर रहा है, जो रास्ता उसने चूज़ किया है, उस पर एक पॉइंट पी को सपोज कर लिया। उस पॉइंट पी से एक हमने लाइन ड्रॉ की विच इज़ एक्चुअली द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन ऑन लाइन बी ओ। जो बी ओ लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 के एंगल पे ड्रॉ करना। तो ये पी सी इट इज अ परपेंडिकुलर टू बी ओ। बी ओ इज बेसिकली द रेडियस, ठीक है। अब ये आपके पास पॉइंट पी से हमने एक और लाइन ड्रॉ की ओरिजिन की तरफ, उसको हमने ए से शो किया। इट इज आल्सो द रेडियस, इट इज आल्सो द रेडियस। तो ये जो आपके पास एक ट्राइंगल बना है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें उसके परपेंडिकुलर को पी सी से रिप्रेजेंट किया गया, और उसको मेजर कर रहे हैं हम साई वेव फंक्शन में। एंगल ये थीटा बना रहा है, और ये अब एक्चुअल में ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री पे बना हुआ है। और P से B तक का जो फासला इट इज़ द रेडियस, जिसको A से रिप्रेजेंट किया है। अब उस एग्जांपल को उसने जो कहा सर्कुलर मोशन है, ये स्टेशनरी वेव्स है, तो स्टेशनरी वेव्स को उसने साइनोसाइडल कर्व में शो किया। साइन कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि बार बार ये वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज होती रहती हैं। स्टार्ट से ये 0 पे स्टार्ट हुई, फिर ये पॉजिटिव हाइट पे गई, देन फिर ये 0 पे आई, और फिर नेगेटिव हाइट पे, और देन फिर पॉजिटिव पे। तो ये सो ऑन प्रोसीजर चलता रहेगा। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड है, इसकी जो हाइट है, ये वेरी नहीं करेगी, ये एक फिक्स्ड हाइट पे रोटेट करती हैं, इसलिए स्टेशनरी वेव्स के नाम से जानी जाती हैं। अब इसी इक्वेशन को उसने यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए कि राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है पी सी बी, और साइन थीटा जो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे बेस बाय मिस्टेक लिख दिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो जो हाइपोटेन्यूस है आपके पास, वो बेसिकली रेडियस है इस ट्राइंगल में जो गिवन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आएगा, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय पी सी, हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंटेड बाय पी बी। पी सी को रिप्रेजेंट किया साई फंक्शन से, पी बी इज द रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय ए। यहाँ पे हमने एक्चुअल में वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस फैक्टर को अलग करना है। तो ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू वेव फंक्शन। ये जो थीटा है, बेसिकली थीटा मैथमेटिकल टर्म में इसे कहते हैं इट इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। ये ओमेगा टी के बराबर होता है। ये टिपिकल सर्कुलर पाथवे में जब चीज़ फॉलो करती है, उसमें हम इसे ओमेगा टी के इक्वल रखते हैं। अब ये ओमेगा और टी क्या है? ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, टी आपके पास टाइम पीरियड है। क्योंकि यहाँ वेव्स की बात कर रहे हैं, तो वेव्स में जब बात करेंगे फ्रिक्वेंसी की बात होगी, फ्रिक्वेंसी की जहाँ बात होगी वहाँ पर टाइम पीरियड इन्वॉल्व करता ही करता है। तो इस ओमेगा टी की वैल्यू को हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप 3-4 किस्म के रिलेशन को यूज़ करोगे, जो आप प्रीवियस क्लासेस में फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हो। उसमें सबसे पहला जो रिलेशन आपके सामने आएगा, वो आपके पास क्या है कि एक तो चीज़ जो आपके सामने है, हम रिलेशन यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इट इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा, क्योंकि टी को अकेला करना है, ओमेगा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जो थीटा आपके सामने आ रहा है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई। ये 2 पाई कहाँ से आता है? हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलर पाथवे में कर रहा है।
जो पूरा सर्कल होता है उसकी जो वैल्यू होती है एंगल्स में होती है 360। 360 का मतलब होता है अगर इसको डिग्री से एक रेडियन टर्म्स होती है उस यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये 360 इट इज इक्वल टू 2 पाई। कि एक इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के गेट सर्कल पूरा पाथवे कवर करना है तो पूरा एक सर्कल की फॉर्म में करेगा। जब वो सर्कल की फॉर्म में करेगा वो टोटल एंगल जो कवर करेगा वो 360 होगा। 360 इज इक्वल टू 2 पाई। ये जो 2 पाई है जिस टर्म में पाई आ जाता है उसको हम रेडियन बोलते हैं। तो ये 2 पाई रेडियंस आपके पास आ जाएंगे और यहाँ से नीचे ओमेगा। तो टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियंस भी आपके पास आ गई, इन टर्म्स ऑफ थीटा भी है। उसके बाद एक रिलेशन आपने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी को जब भी हम डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी इज टर्म एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेकेंड इन वन पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप मेजर करना चाह रहे हो किसी भी टाइम पे टाइम पीरियड नोट कर लो कि इतने सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरती हैं। तो इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अब इस 1/t में टी की वैल्यू जो हमने ऊपर से निकाली है हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। टी की वैल्यू आपके पास क्या आई है? टी की वैल्यू आपके पास थी थीटा ओवर ओमेगा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास 2 पाई ओमेगा है तो आप लिखोगे 1/2 पाई ओमेगा। अब फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होती है तो ये जो फैक्टर नीचे ओमेगा आ रहा है ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ये वी वेलोसिटी के लिए नहीं है, हम जब क्वांटम को पढ़ते हैं तो हम इसको फ्रीक्वेंसी को इस स्मॉल कर्व वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके उसके बाद आपके पास रिलेशन आता है एक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ एंड स्पीड। एक रिलेशन आपके पास है डिस्टेंस टाइम, टाइम का स्पीड से डिस्टेंस से क्या रिलेशन है वो आपके पास आता है। अब इस सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। ए साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई फ्रीक्वेंसी टी। टी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन से। एक्स इज इक्वल टू वी टी, टी को अकेला करेंगे एक्स ओवर वी वैल्यू आ जाएगी उसको आप इसमें पुट करोगे। देन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम डेवलप करेंगे, कहाँ से निकालेंगे? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की, वो बराबर होगी वी ओवर लैम्डा के। ये हम इसलिए रिलेशन यूज़ करते हैं क्योंकि हमने अपनी इक्वेशन में एक लैम्डा क्या यूनिट वैल्यू जो है इंट्रोड्यूस करनी है इस इक्वेशन में, इसलिए हम इसमें से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। हम लैम्डा और वेव फंक्शन के दरमियान रिलेशन निकालेंगे क्योंकि वेव का रिलेशन वेवलेंथ से आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन को आपने डेरिवेट करना है जैसे आप काइनेटिक्स में डेरिवेशन करते आ रहे थे। डेरिवेट करने के लिए डी बाई डी एक्स आ जाएगा बोथ साइड पे। बोथ साइड पे जब आएगा तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल टर्म्स से है तो कांस्टेंट अकेला करना होता है, सेपरेट कर देते हैं, उस पर डेरिवेशन नहीं लगती। ए पहले आ जाएगा, ए पहले आ जाएगा तो सिर्फ डेरिवेशन जो अप्लाई होगी वो साइन एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होगी। और डेरिवेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होती है उसमें साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। तो जब साइन या एंगल्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले तो साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया, थीटा एज इट इज उतर जाता है, लेकिन नेक्स्ट में हम उसका डेरिवेटिव एंगल का लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा का डेरिवेटिव कोस 2 पाई एक्स लैम्डा आ गया। देन उसका एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। इसमें से जो 2 पाई है और लैम्डा है ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से और ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डेरिवेशन नहीं अप्लाई होती, वो चीज़ वैसे की वैसी आ जाएगी। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। ये फैक्टर सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म आई थी इसको उठा के हम ए के साथ लिख देते हैं। ए के साथ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई ए ओवर लैम्डा कोस 2 पाई एक्स। हमने इसको सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फाइंड आउट करना है। एक डेरिवेटिव ले लिया, इसी इक्वेशन पे दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी बाई एक्स। अगेन सेम फिनोमेना वही होगा, कांस्टेंट पे डेरिवेशन अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट पे डेरिवेशन अप्लाई नहीं होती, वो आपके पास वैसा का वैसा आ जाएगा। तो कोस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा आ गया। अब इस पर डेरिवेशन लेंगे, हमेशा याद रखो जिनके साथ को का वर्ड लिखा होता है जब उसे डेरिवेट करते हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आता है। तो कोस का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आपके पास माइनस साइन वही एंगल आएगा। देन अगेन हम एंगल का डेरिवेट लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा का 2 पाई लैम्डा आ गया जैसे पहले किया था। सेम ये फैक्टर भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा 2 पाई ए ओवर लैम्डा। 2 2 ज़ा 4 होता है, पाई भी डबल हो गया, पाई का स्केयर, ए अकेला है सिंगल आ गया, लैम्डा का स्केयर आ गया। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसमें जो फैक्टर ए साइन 2 पाई एक्स लैम्डा है
जो इक्वेशन जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे डेरिवेटिव लेना, तो ये फैक्टर दोबारा हमारे पास वही बन गया। तो इक्वेशन नंबर जो ऊपर 1 2 3 दी हुई है उनमें ये इक्वेशन नंबर 3 थी, शायद आप उसमें से नोट डाउन कर लो कि ये फैक्टर दोबारा से वही बन गया a sin 2 pi x ओवर लैम्डा। इसको साई फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे तो आपकी जो इक्वेशन सामने आपके आएगी वो दिस वन आएगी। इसमें माइनस के साथ है, इक्वल से पहले ले गए तो प्लस के साथ आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। और ये इक्वेशन है क्लासिकल वेव इक्वेशन। पेपर में जस्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्लासिकल वेव इक्वेशन, तो सारे क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन की एक फॉर्म है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म है तो हमने ये कहा कि वेव, हम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करें कि उसमें वेव लाइक नेचर है, तो उसमें हम लैम्डा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बाय इट्स वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आती है, डी ब्रोगलीस इक्वेशन से। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। हमारे पास क्वेश्चन में जिसे रिप्लेस करना है वो आपके पास लैम्डा स्केयर में है। तो लैम्डा स्केयर में जो वैल्यू आपके पास है, आप उस लैम्डा स्केयर की वैल्यू को आप उसको स्केयर करोगे बोथ साइड पे। अब क्वेश्चन में हमारे पास लैम्डा स्केयर डिवाइड डिवीन फॉर्म में है, आप इसे इन्वर्ट कर दोगे तो आपके लिए आसानी होगी और इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया था उसमें आपने वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस किया 4 पाई स्केयर ओवर लैम्डा में, लैम्डा की वैल्यू को लगाया है। तो लैम्डा की वैल्यू जब लगाया तो आपके पास वो वैल्यू क्वेश्चन में इक्वेशन में बन गई आपके पास दिस वन, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस दिस। अब ये जो इक्वेशन आई है दिस इज ओनली द इक्वेशन जब आप एक एक्सिस में बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर वेव फंक्शन है हम इससे एनर्जी में भी मेजर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इक्वेशन निकालनी हो तो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्केयर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v, किसी जगह पे p से शो किया हुआ, किसी जगह पे v से शो किया हुआ, आप किसी भी तरह कर सकते हो। आपने इस इक्वेशन में से v स्केयर की वैल्यू निकालनी है ताकि हम इस v स्केयर के फैक्टर को एलिमिनेट कर सकें, इसमें से स्पीड को एलिमिनेट कर सकें, कितनी स्पीड पे वेव जनरेट हो रही है। ये v प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, टू डिवीजन में बोथ साइड ब्रैकेट लगा के इसे मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इसमें से वी स्केयर की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में जस्ट फिट करेंगे कि वो उसे रिप्लेस किया वी स्केयर को इस फिनोमेना से। दिस इज द इक्वेशन। ये भी बेसिकली आपके पास एक श्रोडिंगर इक्वेशन की टाइप है। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 6 5 जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं ये सारी श्रोडिंगर इक्वेशन की टाइप्स हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वन एक्सिस। जब आप एक एक्सिस में बात कर रहे हो, अगर हम बात करते हैं फॉर 3 एक्सिस के, तीनों एक्सिस में भी जा सकते हैं, तो आप उन सब में एक्सिस को ऐड कर दोगे। सिर्फ एक्सिस की रोटेशन ऐड की है, ये फैक्टर 3 दफ़ा नहीं लिखना, सिर्फ एक्सिस ऐड होंगे कि अगर 3 एक्सिस की बात करते हैं तो पार्टिकल तो एक ही है जो तीनों तरफ रोटेट कर सकता है, तो सिर्फ एक्सिस उसमें ऐड किए। उसके बाद आपके पास इन तीनों में साई फंक्शन सिमिलर आ रहा है। जो चीज़ सिमिलर आ रही है तो आप उसमें से कॉमन निकाल सकते हो वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन बाहर आ गया तो जो चीज़ अंदर बचेगी वो आपके पास होगी सारे डेरिवेटिव 3 एक्सिस पे। तो ये जो 3 एक्सिस पे स्केयर के साथ सेकंड डेरिवेटिव होते हैं, इनको हम रिप्लेस करते हैं डेल स्केयर से। डेल स्केयर आपके पास क्या होता है, इट इज़ द लैप्लाशियन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है कि तीनों एक्सिस में आप बात कर रहे हो तो उस सारे को मेंशन करने के बजाय हम एक के अलावा डेल स्केयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेल स्केयर साई ओवर 8 पाई स्केयर m ओवर h e माइनस वी ओवर वेव फंक्शन। ये लैप्लाशियन ऑपरेटर है। इसमें इक्वेशन नंबर 8 9 10 ये सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म है। अब इस इक्वेशन में हम इसको थोड़ा सा फैलाएंगे क्योंकि हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो आपके पास h साई इज इक्वल टू ई साई फंक्शन, ये इक्वेशन को फाइंड करना है। तो इसको हमने मोल्ड करना है। अब ये मोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है आप इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो फैक्टर मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो गया। हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने से ये बन गया माइनस ई वेव फंक्शन प्लस वी। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को आपने थोड़ा सा रोटेट करना है कि जो एनर्जी की वैल्यू उसको सिर्फ इधर रहने दो, वी की वैल्यू को उधर ले जाओ। ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, तो जो माइनस में वैल्यू जाएगी वो आपकी इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। माइनस वाली वैल्यू उधर जाके क्या होगी आपके पास
प्लस वाली वैल्यू माइनस में चलेगी। नेक्स्ट, इस पूरी इक्वेशन में एनर्जी को हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन में साइन सबके उल्ट जाएंगे, जो प्लस में चीज़ थी माइनस में, जो माइनस में थी वो प्लस में, एनर्जी बिकम पॉजिटिव। तो बेसिकली ये जो आपके पास आता है इस फैक्टर में, आपके पास दोनों में साई फंक्शन है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो पैरामीटर पीछे बचते हैं इसको हम कहते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू एच साई। ये आपके पास है बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी पेपर में आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है तो आप फौरन से लिखोगे एच साई फंक्शन इज इक्वल टू ई साई फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब एच इज द टोटल एनर्जी जो पूरे एक सिस्टम की है और ई उसकी न्यूमेरिकल डिजिट वैल्यू है। क्लियर? तो पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने उसे एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद आपके पास इसकी आती हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके पास है कि इससे हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। एनर्जी के अलावा हम इसमें से 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए मेजर कर सकते हैं सारी वैल्यूज़। दूसरा, हम इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि श्रोडिंगर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जो बुनियाद बनी थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को स्टडी करने की कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली पाया कहाँ जाता है। हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को कभी भी नहीं बता सकते कि ऑर्बिटल ये है। हम हमेशा बात करते हैं कि स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें 95% चांस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पाया जाए। ठीक है,